अच्छा, इसने जो ये है ऐप है, इसको थोड़ा सा ये अपडेट हुआ है, तो अपडेट की वजह से इसमें थोड़ा सा आप लोगों को प्रॉब्लम आई होगी। अब तो मेरे को लगता नहीं आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कहाँ से हमें रिकॉर्डिंग्स देखनी है। तो लेक्चर वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहां से आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए बिना देरी करें लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। अमिताभ घोष, हेडिंग डाल लीजिए। गुड इवनिंग एवरीवन। Yes, I am fine and I hope you too are fine, है ना। आप लोग भी अच्छे होंगे। थोड़ा सा टाइम काफी हो गया, काफी दिन से पढ़ाया नहीं है तो ऐसा लग रहा है काफी टाइम हो चुका है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए सभी लोग कनेक्ट हो जाएं प्लीज। अमिताभ घोष, ठीक है। गुड इवनिंग एवरीवन। तो सबसे पहले हम इनकी बायोग्राफी डिस्कस कर लेते हैं। मैं आज तो 1 आवर पढ़ाऊंगी, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि आने वाले जैसे मंडे से थोड़ा आपका टाइम बढ़ा दूंगे, क्योंकि जो 2-4 दिन हमने पढ़ा नहीं है उसके वजह से हम थोड़ा सा टाइम को एक्सटेंड कर देंगे। तो अभी फिलहाल 1-1 घंटे कर लेते हैं, मंडे से थोड़ा सा टाइम आपका बढ़ा देंगे, ठीक है। तो चलिए लिखिए, बायोग्राफी में चलेंगे हम। वी विल डिस्कस बायोग्राफी टुडे, ठीक है। तो लिखना स्टार्ट कीजिए। ग्रामर ऐप में ज्यादा बेटर है। अच्छा, ठीक है, देख लेंगे। जैसे ऐप में हम ग्रामर का सेक्शन वैसा वाला ले सकते हैं, जैसे कि सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, प्रपोजिशन, ऐसी चीजों को ले सकते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, आप टेंशन मत कीजिए, आपको ऐप जैसा ही लगेगा बिल्कुल। आपकी इच्छा, कोई बात नहीं, वो फिर मैं यूट्यूब पे बाद में डाल दूंगी, वो कोई इश्यू नहीं है। आपको ऐप में पढ़ना है, ऐप में पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अमिताभ घोष जी क्या थे? एक आप जानते हैं, ये फेमस फिक्शन राइटर है। व्हाट वाज ही? फेमस फिक्शन राइटर, ठीक है। फेमस फिक्शन राइटर थे। अब इनमें हम पॉइंट वाइज, गुड इवनिंग एवरीवन। अब हम इनमें पॉइंट वाइज लिखना पहले स्टार्ट करते हैं। तो ही इज एन इंडियन राइटर, ये एक इंडियन राइटर है, ठीक है। और इन्होंने जीता है, किसको जीता है? ज्ञानपीठ अवार्ड को। एंड विन, क्या जीता इन्होंने? आप ऐसे लिख सकते हैं, एंड द विनर कर लीजिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। एंड द विनर, WINNER, एंड द विनर ऑफ 54th ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाता है, ठीक है। तो विनर ऑफ, ज्ञानपीठ की स्पेलिंग जी करना है इसको, ठीक है ना, जे, जे करना, जी, ठीक है। तो ज्ञानपीठ अवार्ड से इन्हें मिला था 54th ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। बेस्ट नोन फॉर, पहले लिख लीजिए, बेस्ट नोन फॉर हिज वर्क, ठीक है, इन इंग्लिश फिक्शन। तो बेस्ट, जो इंग्लिश फिक्शन में सबसे बेहतरीन जो काम है, उसके लिए इनको 54th ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा गया था। किनको? अमिताभ घोष जी को। एंड ही इज अलाइव टुडे, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि अभी भी ये जीवित है, USA में है, ठीक है। तो लिख लेते हैं, नेक्स्ट लाइन लिख लीजिए। बॉर्न, इनका जन्म होता है, कब इनका जन्म होता है लिख लीजिए, 11 जुलाई 1956, कोलकाता, ठीक है। और वेस्ट बंगाल, जो कि कहाँ है? इंडिया में, वेस्ट बंगाल, दैट इज इन इंडिया, ठीक। बोर्ड दिखाई दे रहा है सबको? क्लियर दिख रहा है बोर्ड? देखिए बोर्ड दिख रहा है क्लियर सबको? अच्छा, ठीक है, फाइन फाइन। चलिए लिखिए, आगे लिखिए।
ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे हम प्रेजेंट टाइम। पहले यहां तक लिख लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। देखो अमिताभ घोष जी को पॉइंट याद रखना है। अमिताभ घोष जी 54th, इनको क्या मिला था? ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। और ये बेस्ट फिक्शनल राइटर माने जाते हैं इंग्लिश के। और इनका जो जन्म हुआ था वो 11 जुलाई 1956 में कहा हुआ था? इन कोलकाता, दैट इज इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, इसके बाद मैं आगे चलूंगी, रिकॉर्ड भी हो रहा है तो देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद लिखिए प्रेजेंट टाइम। अगर अभी हम हाल फिलहाल की बात करें, अभी ये कहाँ है, तो प्रेजेंट टाइम में लिख लीजिए घोष लिव्स इन न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में रहते हैं। ठीक है ठीक है, और किसके साथ रहते हैं? अपनी वाइफ के साथ। अपनी वाइफ के साथ रहते हैं जिनका नाम है दिबोरा बेकर। लिख लीजिए, स्पेलिंग लिख लीजिए, दिबोरा, BAKER। ठीक है, शी इज द ऑथर ऑफ, ये है कौन? ये भी ऑथर है। किसकी ऑथर है? तो लिख लीजिए ऑफ द LUA, लॉरा राइडिंग बायोग्राफी। Of the Laura Riding biography and senior editor और बड़ी एडिटर भी है। किसकी एडिटर है वो भी लिख लीजिए। एट लिटिल ब्राउन एंड कंपनी। लिटिल ब्राउन एंड कंपनी एडिटर भी है वहां की, और साथ ही साथ इन्होंने ऑथर भी है लॉरा राइडिंग बायोग्राफी की। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये भी कहीं ना कहीं क्या है? ऑथर है इनकी वाइफ। किनकी? घोष जी की। अभी इसमें एक पॉइंट लिख लीजिए, ये क्या है? लिटिल ब्राउन एंड कंपनी, ये एक पब्लिशिंग हाउस है यूएसए में। तो आप इस तरीके से लिख लीजिएगा, अ पब्लिशिंग हाउस तो यूएसए में ये एक पब्लिशिंग हाउस है लिटिल ब्राउन एंड कंपनी, उसकी ये एडिटर भी है, सीनियर एडिटर भी है। इनके 2 बच्चे हैं, इन दोनों के ही। ठीक है, तो 2 बच्चे हैं इनके, तो लिख लीजिए, एक का नाम है लीला, LILA लीला, और दूसरे का नाम लिख लीजिए आप नयान। ये इनके 2 बच्चे हैं। ठीक है, यहां तक लिख लिया तो बताइए जल्दी से, प्लीज टेल मी इफ यू हैव रिटन इट। बताते भी रहे, सब लोग बता ले, वैसे ये रिकॉर्ड भी हो रहा है। ठीक है, ओके ठीक है, शैल आई मूव ऑन, आगे बढ़े। चलिए, अब हम इनके फादर की बात चलते हैं। तो इनके फादर का नाम क्या रहता है? ओके फाइन फाइन, ठीक है, तो लिखिए आगे इनके फादर का नाम। तो घोष फादर, घोष के फादर का नाम रहता है शैलेंद्र। तो लिख लीजिए शैलेंद्र चंद्र घोष। शैलेंद्र चंद्र घोष इनके फादर का नाम रहता है, और ये क्या रहते हैं? लेफ्टिनेंट कर्नल रहते हैं आर्मी में। ठीक है, तो ये लिख लीजिए लेफ्टिनेंट कर्नल। स्पेलिंग में पूछा भी जाता है, ये लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग अक्सर दे देते हैं, तो याद रखिएगा LIEUTE। स्पेलिंग थोड़ा सही कर लीजिएगा, ई आना चाहिए, TENANT। ठीक है, लेफ्टिनेंट, LIEUT, लेफ्ट ए नेंट, NANT, ऐसे याद रख लीजिए, या ब्रेक।
तो कर्नल रहते हैं, CONLO, कर्नल, ए आना चाहिए, कर्नल, ठीक है। वहां ये एक पोस्टर रहते हैं, कर्नल रहते हैं एक्चुअली, ठीक। ही स्पेंट, ही का मतलब है अमिताभ घोष की बात चल रही है, तो ही स्पेंट, ही कौन है ये, अमिताभ घोष की बात चल रही, ठीक है। तो यहां पर लिख लीजिए, ही स्पेंट मच गुड ट्रैवलिंग में ज्यादा व्यतीत करा, जहां जहां पोस्टिंग होती चली गई फादर लोगों की, वहां वहां ये जाते रहे, ठीक है। तो ही स्पेंट मच ऑफ हिज चाइल्डहुड इन ट्रैवलिंग अराउंड, कहां कहां घूमे ये, तो जहां जहां, जैसे अगर लगा लीजिए हम अराउंड द ग्लोब की अगर हम बात करें, सब तरफ गए। जैसे कि अगर हम बोले राइट फ्रॉम इंडिया, ठीक है, इंडिया से अगर हम ले लें टू श्रीलंका, उसके बाद आप लिख सकते हैं टू ईरान, इजिप्ट, ठीक, ईरान हो गया, इजिप्ट हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, यूनाइटेड किंगडम, और लिख लीजिए आप बांग्लादेश। श्रीलंका, ईरान, इजिप्ट, यूनाइटेड किंगडम, बांग्लादेश। तो यहाँ यहाँ जगह ये क्या किए हैं, ट्रैवल किए हैं, इनका बहुत लंबा समय ट्रैवलिंग में गुजरा है, किसका, घोष जी का। इसीलिए आप देखेंगे घोष जी ने इतनी जगह को घूमा, तो इसीलिए इन्होंने जो वर्क ज्यादा लिखा, इन्होंने हिस्टोरिक वर्क को ज्यादा लिखा, ऐतिहासिक वर्क इनके बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, जहां जहां इन्होंने ट्रैवल किया, ट्रैवलॉग भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहां तक लिख लिया तो बताइए, फिर हम आगे चलेंगे, जल्दी से बताइए, कम ऑन, डन, ऑल ऑफ यू, ठीक है। अब हम इनकी अगर थोड़ी बहुत बात करें तो इनकी एजुकेशन की, इन्होंने एजुकेशन कहाँ से ली, तो आप सबको पता है इन्होंने देहरादून से एजुकेशन ली थी, वो भी दून स्कूल से, ठीक है। तो लिख लेते हैं, उस पॉइंट को भी लिख लेंगे हम। लिखिए, अमिताभ घोष रिसीव्ड हिज अर्ली एजुकेशन इन्होंने अपनी अर्ली एजुकेशन ली थी फ्रॉम दून स्कूल, दून स्कूल देहरादून से ली थी, और देहरादून ना लिख के आप उत्तराखंड भी कर सकते हैं, पर उत्तराखंड में भी तो देहरादून में ही है, तो पूरा ही लिख लीजिए, बेटर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से इन्होंने अपनी स्कूलिंग करी थी, और आप जानते हैं जिस समय ये स्कूलिंग कर रहे थे दून स्कूल से, तो दून स्कूल में इनके कंटेम्प्ररी भी थे, इनके समकालीन भी थे, तो वो कंटेम्प्ररी कौन थे वो भी लिख लीजिए, इस तरीके से लिख लीजिए आप, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए, हिज कंटेम्प्ररीज, मतलब इनके समकालीन कौन कौन थे उनका नाम लिख लीजिए, एट दून इंक्लूडेड ऑथर, उन ऑथर का नाम है विक्रम शेठ, बहुत बड़ा नाम है, आपके सिलेबस में इस बार तो है नहीं, बहुत बड़े हैं, बहुत बड़ा नाम है, ठीक है। तो विक्रम शेठ इन्हीं के समकालीन है, एंड अ हिस्टोरियन, और एक ऐतिहासिक वो लिखने वाले है ना, तो इतिहास कारक जिसे हम कहते, इतिहासकार, तो उनका नाम था राम गुहा,
राम गुहा। तो ये दोनों के दोनों विक्रमचेत, राम गुहा, ये क्या रहे हैं, इनके समकालीन रहे हैं। ठीक है। वायलेट स्कूल, अगर हम बात करें जब घोष जी स्कूल में थे, जब ये स्कूल में थे, ही रेगुलरली, इन्होंने कंट्रीब्यूट किया, किसमें, कंट्रीब्यूटेड, he regularly contributed fiction and poetry. तो जब ये स्कूल में थे उस टाइम पे लगातार इन्होंने फिक्शन लिखे, काल्पनिक चीजें लिखी और पोइट्री को लिखा। किस में लिखा, इन, या आप इसको लिख दो टू, कंट्रीब्यूट किस पे किया था, जो दून की वीकली आती थी, तो उस लिख लीजिए द दून वीकली। द दून वीकली जो हफ्ते में आती थी, उसमें इन्होंने हमेशा फिक्शन और पोइट्री को लिखा करते थे। एंड फाउंडेड द मैगजीन, और इन्होंने मैगजीन भी खोजी और उसका नाम था हिस्ट्री टाइम्स। हिस्ट्री टाइम मैगजीन को इन्होंने खोजा। ठीक है। अलोंग विथ किसके साथ, क्योंकि हिस्टोरियन कौन थे, राम गुहा, तो उनके साथ ही इन्होंने हिस्ट्री टाइम मैगजीन को खोजा। एंड मैगजीन हिस्ट्री टाइम अलोंग विथ, दिखाई दे रहा है यहां पर, चलो मैं इसको यहां लिख देती हूं, अलोंग विद राम गुहा। ठीक है। तो राम गुहा जो कि एक इतिहासकार थे, उनके साथ मिलके इन्होंने हिस्ट्री टाइम मैगजीन को खोजा। ठीक है। आई होप यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। जल्दी से बताते भी चले अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है, जहां ना आए तो पूछ भी लीजिए फिर। ठीक है, इज दैट क्लियर? चलिए आगे चले, कम ऑन। सबने लिख लिया? चलिए अब थोड़ा आगे चलेंगे क्योंकि, ठीक है, हाँ थोड़ा आगे आगे चलते रहेंगे क्योंकि फिर मैं चाह रही हूँ कि बायोग्राफी पूरी कंप्लीट हो जाए, लंबी है थोड़ी। ठीक है, तो देखिए अब हम आगे चलेंगे। इन 1976, 1976 में क्या होता है, लिख लीजिए। इन्होंने बीए करा होता है हिस्ट्री से, बीए हिस्ट्री से किया हुआ है, और कहां से करते हैं, फ्रॉम सेंट स्टीफेंस। ठीक है, सेंट स्टीफेंस कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसके बाद लिखिए इन 1978, 76 में बीए करते हैं, 78 में एमए करते हैं सोशियोलॉजी से, समाज सेवा है ना, सोशियोलॉजी से करते हैं, फ्रॉम दिल्ली, लिख लीजिए फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, या दिल्ली स्कूल कर दो ऑफ इकोनॉमिक्स से, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से ये सोशियोलॉजी करते हैं एमए में। ठीक है, और बीए करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से। ठीक है, तो इन पे क्वेश्चंस कोई ज्यादा बन के नहीं आता क्योंकि बायोग्राफी पढ़नी जरूरी है, तो वहां पर थोड़ा बहुत हमें ये आना भी चाहिए। इसके बाद चलेंगे हम, डिप्लोमा करते हैं, ये डिप्लोमा की डिग्री भी लेते हैं अरेबिक लैंग्वेज की। ठीक है, तो ये पॉइंट भी लिख लीजिए, डिप्लोमा इन अरेबिया, और कहां से करते हैं ये, तुनिसिया से।
क्योंकि ये घूमे बहुत है तो इन्होंने बहुत अलग अलग जगह से, जैसे यहाँ से अरेबिया पढ़ ली, तुनिसिया से, ठीक है। और 1982 में 1982 में इनको डॉक्टरेट डिग्री मिलती है। इस तरीके से लिख लीजिए, रिसीव्ड हिज डॉक्टरेट डिग्री, इस तरीके से लिखिए, रिसीव्ड डॉक्टरेट डिग्री रिसीव करते हैं किसमें, इन सोशियोलॉजी, ठीक है। या इसको इस तरीके से लिखिए आप, सोशियो एंथ्रो करके लिखिए आप। मैं सोशल, टॉपिक ये रहता है ना, सोशल एंथ्रोपोलॉजी, सोशल एंथ्रोपोलॉजी फ्रॉम सेंट एडमंड, ADMUND, एडमंड हॉल, ऑक्सफोर्ड, हॉल ऑक्सफोर्ड, ठीक है। आई होप अब दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो देखिए ये क्या करते हैं, सोशल एंथ्रोपोलॉजी किसको कहा जाता है, सामाजिक मानव शास्त्र। हिंदी में इसको क्या कहेंगे हम, सामाजिक मानव शास्त्र। इस पे इनको डॉक्टरेट की क्या मिलती है, डिग्री मिलती है। क्लियर है कि नहीं है, यहाँ पर जल्दी से बताते रहे सभी लोग। और कौन देता है, कहां से करते हैं ये, सेंट एडमंड हॉल, दैट इज इन ऑक्सफोर्ड, ठीक है। लिख लिया होगा तो हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, भले ही इन्होंने डिग्री डॉक्टरेट की कहां से ली हो, सोशल एंथ्रोपोलॉजी से, लेकिन इनका उद्देश्य क्या था, इनका जो रुझान था वो किसकी तरफ था, राइटिंग। तो अब हम आगे यही पॉइंट लिखेंगे, आगे लिखिए आप, ऑल्दो PhD इन सोशल एंथ्रोपोलॉजी, ऑल्दो भले ही इस पे उन्होंने PhD करी हो, बट हिज पैशन फॉर राइटिंग, लेकिन जो उनका लिखने के प्रति जो रुझान, जो जुनून था, ठीक है, बाय टेकिंग अप अ जॉब, बाय टेकिंग अप अ जॉब, ये एक जॉब भी ले लेते हैं किसमें, कि वहां लिखने का मुझे मौका मिलेगा, इन अ प्रिंट मीडिया कंपनी, जॉब इन अ प्रिंट मीडिया कंपनी में ये क्या कर लेते हैं, जॉब कर लेते हैं, ठीक है। कि उनको लगता है भाई यहाँ आके तो मुझे कुछ ना कुछ लिखने का काम मिलेगा, एंड हिज पैशन टुवर्ड्स राइटिंग वाज मच मोर रेदर देन इंटरेस्टेड इन सोशल एंथ्रोपोलॉजी। तो इनका उसी प्रकार से था जिस प्रकार से हम जॉन कीट्स को पढ़े थे, वो मेडिसिन वाले लाइसेंस उनका था, लेकिन उनका मन हमेशा लिखने के प्रति रहा, तो उन्होंने उसको क्विट कर दिया। तो वही चीज हमें यहाँ भी देखने को मिलती है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट में चलेंगे, हिज फर्स्ट जॉब वाज फॉर अ लोकल, टैबलॉइड, टैबलॉइड अभी बताऊंगी क्या है, पहले लिख लो, लोकल टैबलॉइड। टैबलॉइड हम कहते हैं संक्षिप्त, कंसाइज। लोकल, अभी ये न्यूज़पेपर है वही बताऊंगी, अभी लिख लो पहले आप, कॉल्ड, उसका नाम क्या था, वो लोकल जो संक्षिप्त वीकली आता था ना, उसका नाम था द इंडियन एक्सप्रेस। ये न्यूज़पेपर था, ठीक है। और ये जो लोकल टैबलॉइड आता था ये दिल्ली में आता था, ठीक है। और ये क्या है, एक न्यूज़पेपर,
समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये अपनी पहली जॉब ले लेते हैं। पहली जॉब कौन सी ले लेते हैं? एक लोकल जो संक्षिप्त बड़ी कंसाइज न्यूज़पेपर का जो हिस्सा आता है ना, हफ्ते हफ्ते वाला, जो दिल्ली दिल्ली में चलता था, उसमें ये काम करते हैं। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर था, उसमें करते हैं ये। तो पहली जॉब इनकी यहाँ रहती है। फिर इसके बाद 1986 में 1986 में क्या होता है? ये पब्लिश करते हैं अपनी पहली बुक। ही पब्लिश्ड तो अपनी पहली बुक को ये पब्लिश कर लेते हैं, जिसका नाम रहता है द सर्कल ऑफ रीजन। बहुत इंपॉर्टेंट वर्क भी है, द सर्कल ऑफ रीजन। इसके लिए यही पहला इनकी पहली किताब होती है जो 1986 में क्या होती है? पब्लिश होती है। समझ में आ गया? और इसी के साथ कई साल बीतते चले गए और इन्होंने बहुत सारी बुक्स को पब्लिश किया। तो पहले ये लिख लो, फिर हम आगे लिखाएंगे। यहाँ तक लिख लिया तो जल्दी बताएं, और समझ में आ गया ये भी बताएं। किसी को कुछ चीज समझ में ना आए तो प्लीज पूछ जरूर ले, डोंट स्किप, ऐसे ही मत वो करना, ठीक है? बताते भी चले। इफ यू हैव एनी डाउट तो अब मैं आपकी हेल्प करूंगी, ठीक है? चलिए बताते रहे। सबने कर लिया? आई होप सभी लोग कह रहे हैं कि कर लिया है, तो अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हुए चलते हैं, ठीक है? अब आगे बढ़ेंगे। तो जैसे जैसे समय बीतता चला गया, ठीक, तो समय बीतते बीतते आप लिख लीजिए, ओवर द इयर्स, ओवर द इयर्स समय बीतते बीतते अमिताभ घोष जी ने क्या किया? रोट सेवरल बुक्स, बहुत सारी किताबें इन्होंने लिखी, ठीक है? और इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट में चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए आप, हिज बुक्स, इनकी जो किताबें थी वो क्या थी? नॉट ओनली अर्न हिम द डिस्टिंक्शंस, डिस्टिंक्शंस दिखाई तो दे रहा होगा सबको, ठीक है? ऑफ राइटर फॉर एक्सेलेंस, of writer for excellence, but also won, मतलब जीते, him great laurels, great laurels, अभी बताएंगे ये सब क्या है, for his unconventional themes, for his unconventional themes। देखो अनकन्वेंशनल थीम्स का मतलब है रूढ़िवादी। आप लिख लीजिएगा, है ना, सही कर लीजिएगा स्पेलिंग को। रूढ़िवादी, या हम कह सकते हैं अनकन्वेंशनल, है ना, कन्वेंशनल नहीं है, तो रूढ़ि मुक्त कहेंगे हम। मतलब ट्रेडिशनल चीजें, जो रूढ़िवादी थी, जो ऑर्थोडॉक्स था, उससे बिल्कुल हटके, अनकन्वेंशनल है इसलिए। ग्रेट लॉरेल्स का मतलब होता है महान सम्मान, ऑर्डर ऑफ रेस्पेक्ट, है ना, तो महान सम्मान, इज्जत, बहुत ज्यादा इज्जत मिलना, ठीक। फिर यहाँ पर एक शब्द और आया है, अर्न द डिस्टिंक्शंस। डिस्टिंक्शंस का मतलब होता है स्पेशलिटी, विशेष, विशिष्टता जिसे हम कहते हैं, स्पेशलिटी, ठीक है? तो बस अब मैं इसको हिंदी में समझा देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखो हम कहते हैं कि जो अमिताभ घोष जी की जो बुक्स थी, उन्होंने ना केवल
उनको मतलब अगर हम बोले अमिताभ घोष जी को ना केवल एक अलग तरीके का एक स्पेशल या विशिष्ट राइटर के तौर पे माना गया, वो थे ही, तभी तो उन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा गया। वो स्पेशलिटी के ही हिसाब से उनको नहीं देखा गया था, बल्कि उनको एक बहुत बड़ी इज्जत के रूप में भी लिया गया, क्योंकि उनके जो वर्क्स होते थे, उसकी जो थीम्स होती थी, वो अपरंपरागत विषयों पे होती थी, मतलब रूढ़ि मुक्त विषय होते थे, उन पे इनके टॉपिक्स ज्यादा होते थे, तो उसको लोग ज्यादा पसंद करते थे, रीडर्स पसंद करते थे। एंड यस ऑफ कोर्स, इसी वजह से इनका नाम, इन्हें लॉरेंस का भी उपाधि मतलब सम्मान दिया जाता था, बिसाइड्स हिज वर्क। इज दैट क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? बताते हैं, चले जाए। लिख लिया तो बताएं, फिर हम आगे मूव ऑन करेंगे। यस, ऑल ऑफ यू हैव डन इट? ठीक है, हाँ जल्दी जल्दी लिखिए। देखिए, अब हम अमिताभ घोष जी के इंपॉर्टेंट वर्क्स पे चलेंगे, डिटेल में हम बाद में चलेंगे, पहले कितने वर्क्स थे, इन्हें क्या क्या अवार्ड मिले, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो पहले हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो शैल आई मूव ऑन? चले आगे? चलिए आगे चलेंगे, ठीक है। तो ऊपर हेडिंग डाल लीजिए, अमिताभ घोष इंपॉर्टेंट वर्क्स। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि एक स्टूडेंट को मैं मैसेज करना भूल गई। जस्ट अ मिनट, एक मिनट है, मैं किसी स्टूडेंट को भूल गई मैसेज करना। ये तो आ गई होंगी, लक्ष्मी है, लक्ष्मी तो आ गई। एक कोई और थे जिन्होंने, मैं भूल चुकी हूँ उनको लाइव करना। ठीक है, आई जस्ट फॉरगॉट। चलिए आगे चलेंगे, इंपॉर्टेंट वर्क्स कौन कौन से हैं घोष के, उन्हें देख लेते हैं। तो लिखना स्टार्ट करिए। फिक्शन एंड नॉवेल्स पे चलेंगे। ठीक है, फिक्शन एंड नॉवेल्स का है द सर्कल ऑफ रीजन। और इसके लिए तो आप जानते हैं, ये इनका पहला फर्स्ट डेब्यू नोवेल भी था, ठीक है, 1986 में आया था ये वर्क। और इसी के आगे लिख लीजिए, आप एक पॉइंट लिख लीजिए, फर्स्ट डेब्यू नोवेल। इज दैट क्लियर? इसके बाद लिख लीजिए द शैडो लाइन्स। बहुत अच्छा वर्क है ये भी, द शैडो लाइन्स, ठीक। और ये आया था 1988 में आया था ये वर्क। और इसके लिए इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड से पुरस्कारित किया गया था, मतलब ही वन द अवार्ड। तो वन साहित्य अकेडमी अवार्ड, ठीक है, मतलब विनिंग, मतलब उनको ये साहित्य अकेडमी विनिंग नोवेल है ये। नोवेल वन साहित्य अकेडमी अवार्ड। ट्रायोलॉजी अभी करेंगे, हाँ हाँ वही, उसमें आपकी आती हैं, कौन कौन सी आती हैं, ट्रायोलॉजी से ही हम स्टार्ट करेंगे। जब हम डिटेल में इनके वर्क पढ़ेंगे तो सबसे पहले मैं ट्रायोलॉजी स्टार्ट करूंगी। अभी वो सब बताते हैं, सी ऑफ पॉपीज वगैरह भी बताते हैं, अभी आप पहले एक एक करके चलिए, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट लिखिए आप, द कैलकाटा क्रोमोसोम। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है मलेरिया को लेकर, है ना, कौन से वर्क में मलेरिया का डिस्कशन किया है अमिताभ घोष जी का, तो वो साइंस फिक्शन है। तो लिख लीजिए द कैलकाटा क्रोमोसोम। द कैलकाटा क्रोमोसोम्स, ठीक है। और ये क्या है, ये आप लिख लीजिए, इसको ब्रैकेट में कर लीजिए, 1995। और ये एक इनका साइंस फिक्शन है, ठीक है, तो लिख लीजिए ये क्या है, साइंस फिक्शन। क्लियर है?
इसके बाद लिखिए द ग्लास पैलेस, चौथे में चलिए, द ग्लास पैलेस, PALACE, ये 2000 में आया था। यहां तक लिख लिया, फिर आगे चलेंगे। पहला डेब्यू था सर्कल ऑफ रीजन, शैडो लाइंस, जिसके लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया था। कैलकाटा क्रोमोसोम, कई बार एग्जाम में मलेरिया पूछ लेता है कि मलेरिया का जिक्र कौन से वर्क में किया गया है अमिताभ घोष के, तो साइंस का फिक्शन है, साइंस का वर्क इनका था द कैलकाटा क्रोमोसोम्स। ठीक, उसके बाद है द ग्लास पैलेस, ये 2000 में आया था। इसके बाद चलेंगे द हंग्री टाइड्स, आई थिंक दैट इज नंबर लगा लेना 5 ही है शायद, द हंग्री टाइड्स, ठीक है, टाइड, और ये वर्क 2004 में आया था इनका, लिख लीजिए 2004। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं सी ऑफ पॉपीज, छठे में आ जाइए। बहुत अच्छा वर्क है इनका, बहुत बेहतरीन वर्क है, ट्रायोलॉजी का वर्क है, ट्रायोलॉजी का पहला ट्रायोलॉजी का पार्ट है ये, ठीक है। तो ये आया था 2008 में, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इसको क्योंकि ट्रायोलॉजी से क्वेश्चंस बन के आते हैं। इसके बाद है रिवर ऑफ स्मोक, छठा के बाद 7th चलिएगा, रिवर ऑफ स्मोक, ये भी इसका ही हिस्सा है, ठीक है, ट्रायोलॉजी का। तो इसको लिख लीजिए 2011 में आया था ये वर्क। इसके चलेंगे फ्लड ऑफ फायर, ये भी ट्रायोलॉजी का पार्ट है, फ्लड ऑफ फायर, ठीक है, और ये आया था 2015 में। इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे हम गन आइलैंड, गन आइलैंड ये वर्क आया था 2019 में। इसके बाद चलेंगे हम लेटेस्ट नोवेल्स, जो इनके लेटेस्ट नोवेल्स हैं, लेटेस्ट नोवेल्स पे चलेंगे हम। तो लेटेस्ट नोवेल्स में आता है, सबसे पहला आता है स्मोक्स एंड एशेस, स्मोक एंड एशेस 2023, ये इनके लेटेस्ट वर्क है। इसके बाद द लिविंग माउंटेन, द लिविंग माउंटेन, ये आया था 2022 में। यहां तक लिख लिया तो बताएं, फिर हम आगे चलेंगे। कम ऑन, डन, ओके, आई एम मूविंग। कोई बात नहीं, रिकॉर्ड हो रहा है, आप लोग बाद में भी देख लीजिएगा, ठीक है। जिनका छूट जा रहा है वो बाद में इसको जरूर देख लेना। फिर चलते हैं अनकैनी एंड इम्प्रोबेबल, अनकैनी, ये थर्ड लिख लीजिए आप, CUNCANNY, अनकैनी एंड इम्प्रोबेबल, इम्प्रोबेबल, IMPROBABLE, इवेंट्स, इम्प्रोबेबल इवेंट्स, ये 2021 का वर्क है। अब अनकैनी का मतलब क्या होता है? अलौकिक, जिसे हम कहते हैं सुपरनैचुरल, ठीक है। इम्प्रोबेबल, इम्प्रोबेबल का मतलब क्या होता है? असंभव, इम्पॉसिबल। इवेंट्स का मतलब क्या होता है? योजना, प्लानिंग। तो ये इस वर्क का नाम है, ठीक है। ऐसी सुपरनैचुरल जो असंभव योजना है उसके बारे में उन्होंने लिखा। 2021 में लिखा था। नटमग, एक आता है नटमग कर्स, द नटमग कर्स, ये भी इनका अच्छा वर्क है। चौथे में चलिए, द नटमग्स, नटमग्स किसको कहते हैं? जायफल को कहते हैं। कर्स, अभिशाप, ठीक है। तो ये भी इनका वर्क 2021 में ही आया था, 2021। देन कम्स योर जंगल नामा,
जंगल नामा, ये 2021। इज दैट क्लियर? तो यहां तक के जो वर्क्स हैं ये लेटेस्ट वर्क है। अब हम आइबिस ट्रायोलॉजी की बात करते हैं कि आइबिस ट्रायोलॉजी में क्या क्या है। एक्चुअली ये आइबिस ट्रायोलॉजी है क्या? आइबिस, आइबिस एक जहाज का नाम है। वैसे तो अमेरिका में एक बर्ड होती है, वो नाम होता है आइबिस, लेकिन यहाँ पर अभी जब मैं आपको सी ऑफ पॉपीज कराऊंगी डिटेल में, तो आपको सारा डिटेल में समझाया जाएगा कि इसमें जो आइबिस नाम दिया था, ये नाम जो है वो एक जहाज का नाम है, जिसमें डेंचर्ड कूलीज जिसे कहते हैं ना, क्या कहते हैं उसे हिंदी में, मैं भूल गई, डेंचर्ड कूलीज, अरे आई जस्ट फॉरगॉट द नेम इन हिंदी, बंधुआ मजदूरी जिसे कहते हैं ना, उसके लिए ले जाया जाता था। तो वो एक जहाज है आइबिस। अ ट्रायोलॉजी, स्टडी ऑफ थ्री चीजों की स्टडीज है, तो इसलिए इसको ट्रायोलॉजी कहा गया है। ठीक है, तो इनके अंदर इस आइबिस ट्रायोलॉजी में तीन चीजें हम पढ़ेंगे, और वो तीन चीजें कौन सी हैं उसको लिख लीजिए, सी ऑफ पॉपीज, मैंने लिखवा दिया है कब आई थी, अभी आगे हम जब डिटेल में करेंगे तो बता भी देंगे। फिर आता है रिवर ऑफ स्मोक, और फिर लास्ट में आती है आपकी फ्लड ऑफ फायर। तो ये आइबिस ट्रायोलॉजी के हिस्से हैं जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड डेफिनेटली क्वेश्चन इज गोइंग टू कम फ्रॉम दिस पार्ट। एंड यस ऑफ कोर्स वी विल डू द शैडो लाइंस आल्सो, क्योंकि उसके लिए उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला, तो वो भी डिटेल में पढ़ना जरूरी है। इंपॉर्टेंट वर्क्स जिनसे डेड श्योर है कि क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, मैंडेटरी है, तो उसको हम इन डिटेलिंग करेंगे। ठीक है, यहां तक लिख लिया तो जल्दी बताएं, फिर हम आगे मूव ऑन करेंगे। यस, सभी लोग बताएं। अब हम इनके नॉन फिक्शनल वर्क्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए, ऊपर हेडिंग डाल लीजिए नॉन फिक्शनल, नॉन फिक्शन कर लीजिए, नॉन फिक्शन। ये तो हमने फिक्शन वाले करे थे ना, नॉवेल्स, ये नॉन फिक्शन वर्क्स हैं। तो नॉन फिक्शन वर्क्स में कौन कौन से हैं उनको लिख लीजिए। ठीक है, तो लिख लीजिए इन एन एंटीक आइलैंड, इन एन एंटीक आइलैंड, ANTIQU, बिल्कुल विचित्र, 1992। इसके बाद लिख लीजिए डांसिंग इन कंबोडिया, डांसिंग इन कंबोडिया, CAMDBODIA। ठीक है, कंबोडिया एंड एट लार्ज इन बर्मा, एंड एट लार्ज इन बर्मा। ठीक है, और ये वर्क इनका आता है 1998 में आता है, ये ऐसे है इनका, इट इज अ ऐसे। ठीक है, इसके बाद और लिख लो काउंटडाउन, काउंटडाउन, ये 99 में आया है, जिसे कहते हैं ना उल्टी गिनती शुरू हो गई, काउंटडाउन बिगिंस कहते हैं ना, वो ये। फिर लिखिए, नेक्स्ट लिखिए इसमें द ईमान एंड द इंडियन, द ईमान एंड द इंडियन, ये 2002 में आया था, और ये जो है ये इनका कलेक्शन है एसेस का, कलेक्शन ऑफ एसेस। इज दैट क्लियर? इसके बाद द ग्रेट डीरेंजमेंट, लिखिए द ग्रेट डीरेंज, डी रेंज
डीरेंजमेंट, डीरेंजमेंट का मतलब होता है, अरेंज तो आप लोग जानते ही हो, व्यवस्थित, डीअरेंज मतलब अव्यवस्थित, हितर एंड थितर, ठीक है, नॉट इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन, बिखरा हुआ जिसे हम कहते हैं, ठीक है। द ग्रेट डीरेंजमेंट, क्लाइमेट इसका ऐसे करके है आगे, क्लाइमेट ये इनका साइंस से है, क्लाइमेट चेंज एंड, इसी के आगे लिख देते हैं क्लाइमेट, क्लाइमेट चेंज एंड द अनथिंकेबल, क्लाइमेट चेंज अनथिंकेबल मतलब जो सोचा ना जा सके, है ना, अनथिंकेबल असंभव जिसे हम कहते हैं, जो सोचा ना जा सके मतलब जिसे सोच, इम्पॉसिबल जिसे हम कहते हैं, ठीक। 2016 में आया था ये, 2016 में, यहां तक लिख लिया। अभी और भी वर्क है, इनके वर्क्स बहुत ज्यादा है ना। In an Antique Island 92, Dancing in Cambodia and at large in Burma 98 is an essay, Countdown 99, Iman and the Indian 2002, collection of essays ही है, The Great Derangement जो कि climate change and unthinkable जो भी supernatural असंभव चीज 2016, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए, राइट इट डाउन। इंसेंडियरी, 7th वाले में चलिए, INCENDIARY, अभी मैं लिखवाऊंगी इसका मतलब क्या होता है, पहले लिख लो। इंसेंडरी सर्कमस्टेंसेस, सर्कमस्टेंसेस 2005 में आया था ये, ठीक है। और ये क्या है, देखो, आग भड़काने वाला, इंसेंडरी का मतलब क्या होता है, ये वैसे भी वोकैब में आपको याद करना चाहिए, सब्स्टिट्यूशन वन वर्ड में आता है, वन वर्ड नहीं, वोकैब सिनोनिम्स में आ जाता है, ठीक है। तो भड़काने वाला, प्रवोक करने वाला, है ना, आग भड़काने वाला, प्रवोक कहते हैं, उकसाना, है ना। तो परिस्थितियां, सर्कमस्टेंसेस तो आप जानते ही हैं, सिचुएशंस, परिस्थितियां, 2005। ओरिजिनली देखो, कई बार ऐसा होता है कि ये ओरिजिनली पब्लिश कब हुआ था, ये 2005 में ही हुआ था, 6 में लिख देते हैं, इसकी 6 भी डेट आती है, कंफ्यूज मत हो, ओरिजिनली ये 2005 में ही पब्लिश हुई थी, ठीक है। इसके बाद चलेंगे द घोस्ट ऑफ मिसेस गांधी, द घोस्ट ऑफ मिसेस गांधी, और ये वर्क आया था इनका 1995 में, ठीक है। इसके बाद हम इनके अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स के बारे में बात करेंगे, यहां तक लिख लिया तो बताएं जल्दी जल्दी, इनको कौन कौन से अवार्डों से नवाजा गया है और कौन कौन से इनको अचीवमेंट्स मिले हैं, तो अचीवमेंट्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ओके। कम ऑन, यहां तक लिख लिया तो सब लोग बताएं, कम ऑन, चले आगे चले, चलिए अब मैं इसके ऊपर हेडिंग डाल देती हूँ, अचीवमेंट्स, आप इस तरीके से लिख लीजिए, अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स, अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स। तो सबसे पहले लिखिए, सबसे पहले लिखेंगे हम साहित्य अकेडमी अवार्ड, साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था इनको 1990 में, और जो वर्क था उसका नाम था शैडो लाइन्स, ठीक है ना। तो लिख लीजिए किसके लिए मिला था, और ये वर्क आया कब था, 1988 में, ठीक है, ओके फाइन। तो द शैडो लाइन्स 1988 में वर्क आया था, 1990 में इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड से पुरस्कृत किया गया था, ठीक। इसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे, ये लिख लिया तो जल्दी बताएं, फिर हम आगे चलते हैं, सबने लिख लिया होगा आई होप,
लिख लिया सबने? और सब लोग प्रेजेंट है? मुझे दिख अभी से इतना पता नहीं चल रहा है, सब लोग प्रेजेंट है ना? चलिए आगे चलेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे आनंद पुरस्कार कोलकाता। एक्चुअली उस समय कोलकाता तो नहीं था, लेकिन बना गया था 1990 में, 1990। ठीक है, तो आनंद पुरस्कार अवार्ड, जिसे आनंद, ये पुरस्कार कोलकाता वालों ने दिया था, आनंद पुरस्कार अवार्ड दिया गया था। ठीक है, और ये भी वर्क कौन सा था इनका? शैडो लाइन। द शैडो लाइन्स, जो कि कब आया था? ठीक, एक मिनट, डेट सही कर लो, 1988 आएगा ना? 88 करना है इसको, 1988 है। ठीक है, तो शैडो लाइन के लिए इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला और इनको आनंद पुरस्कार कोलकाता अवार्ड भी मिला। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट मिलता है इनको प्रिक्स मेडिसिक। थोड़े नाम आपको लगेंगे डिफिकल्ट, लेकिन आप पढ़ेंगे तो आ जाएंगे। तो लिखिए प्रिक्स, PRIX, ये एक्स है ना, PRIX, प्रिक्स मेडिसिस, MEDICIS, मेडिसिस, एस, इसको लिख लीजिए ETRA, तो प्रिक्स मेडिस एट रेंजर। ठीक है, 1990 में मिलता है ये पुरस्कार एक्चुअली है क्या, पहले ये भी लिख लो। ये फ्रांस का टॉप लिटरेरी अवार्ड है, तो इसको मैं ब्रैकेट में लिखवा देती हूँ आपको। ये जो पुरस्कार होता है ये क्या है? फ्रांस, लिख लो जो, फ्रांस का टॉप लिटरेरी अवार्ड, फ्रांस में मिलता है। और ये भी इनको, जो ये प्रिक्स है, ये किसके लिए मिला था इनको? द सर्कल ऑफ रीजन के लिए। किसके लिए मिलता है? द सर्कल ऑफ रीजन, इस वर्क के लिए मिलता है। ठीक है, जो कि इन्होंने 1986 में लिखा था। क्लियर? इसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे, बेस्ट अमेरिकन एसेज का अवार्ड भी मिलता है इनको। बेस्ट अमेरिकन अवार्ड, और बेस्ट अमेरिकन एसेज करो अवार्ड, तो एसेज के नाम से चलता है। बेस्ट अमेरिकन एसेज ये अवार्ड है, इस तरीके से बेस्ट अमेरिकन एसेज। तो ये 1995 में मिलता है इनको। और कौन सा वर्क है? द गोस्ट ऑफ मिसेस गांधी। द गोस्ट ऑफ मिसेस गांधी, जो कि 1995 में लिखा गया था। ठीक है, तो सेम ईयर ही उनको ये अवार्ड भी दे दिया जाता है, बेस्ट अमेरिकन एसेज का। यहां तक लिख लिया तो बताएं, फिर हम आगे चलेंगे। कम ऑन, चले आगे चले, जल्दी से बताएं सभी लोग। ओके, ऑल ऑफ यू हैव डन। ठीक है, अब इनको एक अर्थर सी क्लार्क, आगे चल ले, नेक्स्ट देखिए अर्थर सी क्लार्क, CLARKE, इस तरीके से लिखना अवार्ड। ये याद रखना, अर्थर है, सी है, फिर क्लार्क है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। अर्थर सी क्लार्क अवार्ड, ये इनको 1997 में मिलता है। और जो वर्क है, जिस चीज के लिए मिलता है वो लिख लीजिए, द कैलकाटा क्रोमोसोम्स।
जो कि इनकी साइंस फिक्शन है, ठीक है, उसके लिए मिलता है। और ये लिखते हैं इस वर्क को 1995 में। क्लियर है? इसके बाद इनको इंटरनेशनल ई बुक अवार्ड भी मिलता है। इंटरनेशनल ई बुक अवार्ड, तो ई बुक अवार्ड भी मिलता है इनको, 2001 में मिलता है। और कौन सा वर्क है जिसके लिए मिलता है? अच्छा, एक चीज और बता दूं मैं आपको, ये जो इंटरनेशनल ई बुक अवार्ड है, ये इनको एक फ्रैंकफर्ट बुक फेयर लगता है। इसको मैं लिख देती हूँ यहीं पर, आप चाहे तो लिख दें, एट द FRANKFURT फ्रैंकफर्ट बुक फेयर, मतलब जहां बुक लगती है, मेला लगता है बुकों का, वहां पर इनको क्या किया है, और वो भी किसके लिए? फॉर फिक्शन। ठीक है, ये इंटरनेशनल जो ई बुक अवार्ड है, ये फ्रैंकफर्ट बुक फेयर फिक्शन के लिए मिलता है। तो वो इनको द ग्लास पैलेस के लिए मिला। किसके लिए मिला? द ग्लास पैलेस। क्लियर है? किसके लिए मिला? द ग्लास पैलेस, याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? चलिए, इसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे। इनको क्रॉस बुक प्राइज अवार्ड भी मिलता है, तो लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट में, क्रॉस वर्ड, CROSSWORD, क्रॉस वर्ड बुक प्राइज। और ये मिलता है इनको 2005 में, 2005 में मिलता है। ठीक है, और ये जो अवार्ड होता है, ये हमारी इंडिया का अवार्ड है, तो इंडियन है ये जो बुकर, ये जो लिखा है ना इसमें द क्रॉस बुक प्राइज जो है, तो ये हमारा इंडियन प्राइज है, भारत में दिया जाता है। ठीक है, तो ये इनको मिला था हंगरी टाइट्स के लिए। द हंगरी टाइट्स के लिए मिलता है इनको, और ये मिलता है इनको 2000, मतलब लिखी इन्होंने 2004 में थी, अवार्ड इनको 2005 में मिलता है। क्लियर है? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? ये भी बताते चले जाए। चलिए, डन? यस, सब लोगों ने लिख लिया ना? ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे, नेक्स्ट चलेंगे हम, इनको ग्रिंजिन कैवियर इंटरनेशनल अवार्ड भी मिलता है। लिख लेते हैं जो भी इनको पुरस्कार मिले हैं। ग्रिंजिन, ग्रिंजिन, GRINZANA, ग्रिंजिन कैवियर इंटरनेशनल, कैवियर, कैवियर इंटरनेशनल, ठीक है, प्राइज इटली, इटली, और 2007 में, ये इनको 2007 मिलता है, ये अवार्ड इटली का है। ठीक है, और ये मिलता है इनको और इसमें इसमें एक चीज लिख लीजिए, आपको इसमें से पूछा नहीं गया है, मतलब इसमें ये नहीं बताया गया कि कौन से बुक के लिए, कौन से वर्क के लिए, बस इनको एक अवार्ड मिलता है, ग्रिंजिन कैवियर इंटरनेशनल प्राइज इटली के द्वारा 2007 में। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे, इनको फिर मैन बुकर प्राइज भी मिलता है। मैन बुकर प्राइज, द मैन आएगा ना, खाली मैन नहीं लगेगा। द मैन बुकर प्राइज, ये 2008 में मिलता है इनको। और ये जो वर्क है वो है आपका, एक्चुअली ये मिलता नहीं है, अगर हम बोले तो ये बुकर प्राइज इन्हें मिला नहीं था, इसके लिए नॉमिनेट हुए थे। तो कौन सा वर्क था जो शॉर्टलिस्ट किया गया था मैन बुकर प्राइज के लिए? कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है अमिताभ घोष जी का, तो याद रखिएगा सी ऑफ कॉपीज। तो इस तरीके से लिख लीजिए आप, जो ट्रायोलॉजी का है,
सी ऑफ पॉपीज पहली ट्रायोलॉजी का पहला वाला वर्क है, ठीक है। तो वॉज शॉर्ट लिस्टेड, इस तरीके से लिखोगे तो याद रहेगा। तो मैन बुकर प्राइज के लिए नॉमिनेट हुए थे, तो कौन सा वर्क था जो नॉमिनेट हुआ था? दैट वाज सी ऑफ पॉपीज। फिर है इलेक्टेड अ फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी। अब यहाँ पर हम थोड़ी सी इनकी बायोग्राफी में वापस आ रहे हैं। तो अमिताभ घोष इनको इलेक्ट किया गया था अ फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी ठीक है ऑफ लिटरेचर। और कब किया गया था इनको घोष? 2009 में इनको वहां का मेंबर घोषित कर दिया, मतलब मेंबर बना दिया गया था अमिताभ घोष जी को। किसका? रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर, ठीक है 2009। ये को विनर भी रहे हैं वोडाफोन, इसके नेक्स्ट पॉइंट में लिख लीजिए, को विनर ऑफ द वोडाफोन VODAFONE वोडाफोन को विनर रहे, मतलब इनके साथ कोई और थे, उनको पुरस्कार दिया गया था, बट को विनर रहे वोडाफोन क्रॉसवर्ड, ठीक है, बुक अवार्ड। और कब हुआ था? 2009 में मिला था। और कौन सा वर्क था? सी ऑफ पॉपीज के लिए, ठीक है। और सी ऑफ पॉपीज आपको पता ही है, ये 2008 में इनका वर्क, अभी जब मैं करवाऊंगी डिटेल में तो फिर भी आएगा आपको, पर चलो यहाँ लिख लो 2008 में ये वर्क आया था, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे हम, इन्हें डैन डेविड प्राइज, लिख लिया यहाँ तक तो जल्दी से बताएं प्लीज, कम ऑन, लिख लिया सबने? चलिए आगे चले, तो आगे अब लिखते हैं हम। तो इसमें अब आप आगे लिखिए इस तरीके से, को विनर ऑफ को विनर रहे, इसके भी को विनर रहे ऑफ द DAN डैन डेविड प्राइज, डैन डेविड प्राइज, ठीक है। और कहा ये भी याद रखना, इजराइल का है ये, अगर आपको याद हो तो ये इजराइल में है, इजराइल का है ये, ठीक है। विथ मार्गरेट अटवुड, किसके साथ मिला था? इतना तो नहीं पूछा जाता ये आर्ट किसके साथ मिला था, ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ पर ये है कि भाई ये अवार्ड से इनको नवाजा गया था अटवुड के साथ, ठीक है। तो 2010 में मिलता है इनका जो वर्क है सी ऑफ पॉपीज, क्योंकि ये सबसे फेमस वर्क कहा, ठीक है। चलिए इसके बाद चलेंगे शॉर्ट लिस्टेड फॉर द मैन एशियन लिटरेरी प्राइज। इनको शॉर्ट लिस्ट भी किया गया था, किसके लिए किया गया था? फॉर द मैन ऑफ was shortlisted for the man of literary, इसमें लिख लीजिए एशियन लिटरेरी, मैन ऑफ एशियन लिटरेरी, ठीक है। इनका नाम लिया, मतलब इसको शॉर्टलिस्ट किया गया था, एशियन वाले जो मैन हैं तो उनके लिए इनको नामांकित किया गया था, ठीक है, लिटरेरी प्राइज के लिए। और ये लगभग 2011 की बात है, ठीक है। एक पॉइंट और लिख लेते हैं, घोष वॉज नेम्ड अ
इनका जो नाम है, देखो घोष की स्पेलिंग कहीं पर मैंने गलत भी लिखी हो तो देख लीजिएगा, GHOSH होना चाहिए ना, घोष, देख लेना। तो घोष वॉज नेम्ड अ फॉर्ड फाउंटेन, अफोर्ड फाउंटेन, ठीक है, ये क्या है, आर्ट ऑफ चेंज फेलो, उसका एक मेंबर बनाया गया। इनका नाम फॉर्ड फाउंटेन, जो कि आर्ट ऑफ चेंज फेलो, उस नाम से भी इनको नामांकित किया गया था इन 2015, ठीक है, इज दैट क्लियर? अच्छा, एक कल हम और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि थोड़ा लेंथी बनेगा अभी, और कल ही हम एक वर्क स्टार्ट कर देंगे, दैट विल बी योर सी ऑफ पॉपीज, वो मैं आपको करवा दूंगी क्योंकि वो भी लंबा है तो उसको पढ़ने में भी टाइम लगेगा। तो हम सी ऑफ पॉपीज भी करेंगे, रिमेनिंग जो इनकी बायोग्राफी के कुछ पॉइंट्स रहते हैं उसको कर लेंगे। उसके बाद हम सीधा सबसे पहले ट्रायोलॉजी में, सबसे पहले ट्रायोलॉजी खत्म करूंगी, ट्रायोलॉजी के बाद फिर जो इम्पोर्टेंट है फिर हम उन पे वर्क करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो 5 बजे कल लाइव आ जाइएगा, जो लोग बच्चे अभी नहीं आ पाए थे और जो नहीं देख पाए पहले का, वो जरूर रिकॉर्डिंग में देख लेना, रिकॉर्डिंग आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि अभी क्लास ओवर भी तो आपको रिकॉर्डिंग तुरंत दिख जाएगी। तो रिकॉर्डिंग में सब जो बच्चे जानते हैं वो जानते ही हैं, जो नए होंगे वो नहीं जान रहे होंगे, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है? तो आई थिंक लॉट ऑफ आर एब्सेंट, कोई बात नहीं, नेटवर्क इश्यू भी हो सकता है, बट ट्राई टू बी लाइव, क्योंकि कल मैं इंपॉर्टेंट वर्क भी डिस्कस करूंगी, सी ऑफ कॉपीज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और क्वेश्चंस इससे बन के आएंगे ही आएंगे, ठीक है? तो हम ट्रायोलॉजी से मैं स्टार्ट करूंगी वर्क को, ठीक है? तो कल सभी लोग 5 बजे लाइव आ जाइए, इसको पढ़ लीजिए, और सैटरडे को, क्योंकि अभी 2 दिन, क्योंकि 4 दिन से क्लास नहीं चली है, 4-5 दिन से, तो इसलिए हम ऐसा करेंगे, इस सैटरडे टेस्ट ना लेके 2-3 दिन जैसे घोष कंप्लीट हो जाए उसके बाद फिर मैं वर्जीनिया वुल्फ पे आपका एमसीक्यूज लूंगी, वो हम लाइव करेंगे, ठीक है? और 100 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को पहले किड्स के दे दिए हैं, आप में से देख लिए होंगे आप सभी लोगों ने, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, और अभी और भी उस पर क्वेश्चंस हैं तो मैं और भी बीच में आपको दे दूंगी, संडे को दूंगी वो, ठीक है? तो किड्स पे जितने मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकते हैं वो मैं आपको, वो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट वाले उसमें नहीं मिलेंगे, फिर वो आपको जो मैंने ग्रुप बनाया है उस ग्रुप में मिलेगा, इज दैट क्लियर? और वर्जीनिया वुल्फ हम नेक्स्ट करेंगे, क्योंकि क्लास इस समय थोड़ा बीच में गैप रहा तो इस वजह से, नहीं तो ये सब चीजें हम इसी में करते, ऐप में ही करते, लेकिन जस्ट बिकॉज आई हैव टू गो समवेयर इट वाज अर्जेंट ऑन दैट पार्ट, इट वाज नॉट सो, ठीक है? समझ में आ गया? तो चलिए मिलते हैं कल, घोष के साथ आगे कंप्लीट करेंगे, तो सभी लोग लाइव आ जाइएगा पॉजिटिवली। ओके, वेलकम वेलकम वेलकम। एक ही पीडीएफ बना दीजिए, एक ही पीडीएफ नहीं होता है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है, थोड़े ढूंढने भी पड़ते हैं, ठीक है? एक ही पीडीएफ बनाने के लिए देखते हैं, अभी तो आजकल तो वैसे ही बिजी थे, देखती हूँ, फिर भी आई विल ट्राई। चलिए बाय, टेक केयर, ओके, वेलकम, मोस्ट वेलकम।